हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन। क्या हाल है जी? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और हम आज आपको पढ़ाएंगे हिंदी, गोधूली हिंदी का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एकदम गेस वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको ध्यान से पढ़िए, ज़्यादा नहीं, इससे 8 क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लाया हूँ इस वीडियो में। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मेरे ख्याल से इसमें से बहुत आपको याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा लिख करके। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले सवाल यहाँ पे है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? अपवाद के मतलब समझते हैं ना? अपवाद मतलब तो एक्सेप्शन, मतलब कुछ नियम कानून बनना जो उसके लिए अलग था, उसको बोलते हैं अपवाद। ठीक है ना? जैसे कि सबके लिए एक कानून, इसके लिए एक अलग सा कानून, है ना? सब खाएगा दाल रोटी और ये खाएगा दूध रोटी, तो इसको अपवाद बोला गया। ठीक है, देखिए, खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। खोखा जीवन के नियम का अपवाद था। क्या जीवन का नियम, जीवन जीने का नियम का एक अपवाद था, एक एक्सेप्शन था। क्या? क्योंकि हकीकत में खोखा का आविर्भाव तब हुआ, आविर्भाव के मतलब हुआ कि जानकारी, खोखा का पोल तब खुला जब सेन साहब को कोई उम्मीद बाकी नहीं रहेगी, है ना? वहीं दूसरी ओर यह घर के नियमों का भी अपवाद था, घर में भी नियम चल रहा था, उसका भी अपवाद था, एक्सेप्शन खोखा था। क्या देखा ना आपने, उसकी बेटियों का अलग रूल नियम था, खोखा का अलग रूल नियम था, क्योंकि इससे मोटर को खतरा था, मोटर गाड़ी के लिए भी यहाँ पे था, तो मोटर गाड़ी का, मोटर जो है उसका भी खतरा रहता था। इसके अलावा इसका रहना, खेलना, घर का सामान तोड़ना भी, ये सब अपवाद में था। मतलब घर का सामान, खेलना, बाहर यही खेलेगा और कोई नहीं खेलेगा, घर का सामान वगैरह तोड़ देना, और कोई ऐसा नहीं करता था, यही ऐसा काम करता था। ठीक है ना? तो ये सब इसका अपवाद में गिनती आता है। तो आई थिंक आपको ये याद ही होगा, नॉर्मल सी बात है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? देखिए, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारत के गांव में हो सकते हैं। लेखक जो बोलता है कि अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो आपको एक गांव आना चाहिए, है ना? क्योंकि गांव में जो है सच्चे भारत के दर्शन गांव में ही हो सकती है, क्योंकि भारत में नागरिक ग्रामवासियों को सच्चे अर्थ में दर्शन को ही लेखक ने माना। भारत बोला कि भारत में जो नागरिक है, तो भारत में एक्चुअली जो नागरिक भारत में वही रियल नागरिक है। मतलब भारत के लोगों को नागरिक जो माना है लेखक ने, उन्हीं को माना है जो ग्राम में रहता है, जो गांव वासियों में रहता है, क्योंकि उसके दिलों में जो है ना बहुत ज्यादा मोहब्बत होता है, और गांव में नेचर मिलता है देखने के लिए, है ना? गांव में जो है भारत सच्चे दर्शन होता है, जो लोग वहां पे एकदम नेचुरलिटी टाइप से रहते हैं कि क्या खाना है, क्या पीना है, सबके लिए मतलब एक होता है ना, एक रूल होता है। जैसे शहर में आए तो देखिए अलग अलग, लेकिन गांव में देखिए एकदम ग्रामीण जैसा लगता है कि हाँ भाई, ये लगता है कि गांव है, ग्रामीण है। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं, वो रहन सहन, खान पान, तो एकदम नेचर लगता है। सब्जी खाना है ना? यहाँ देखिए शहर में रहता तो बर्गर खाएगा, तो चाउमीन खाएगा, है ना? अब गांव में सब्जी खा लिया भाई, चना के भुंजा खा लिया, चावल का भुंजा खा, एकदम गांव वाला, देहाती वाला। तो बोला वो रियल में ग्रामवासी तो वही है, लोग है जो गांव में रहता है। चलिए, परंपरा का ज्ञान किनके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, साहित्य में, लिटरेचर में, है ना, युग में परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं, जो रूढ़ियों तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं। लकीर का फकीर मतलब ज्यों के त्यों, आपको मैंने देखा वही मैंने अपने आप को कॉपी कर लिया, लकीर का फकीर हो गया। तो अपना कुछ नियम बनाना है, तो बोला जो रूढ़ियों को तोड़कर, जो रूढ़ियां है, जो रुकावटें, उसको तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य कर रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है ना? अगर साहित्य की परंपरा चाहते हो तो आपको पहले रूढ़ियों को तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करना पड़ेगा। मतलब एक जो रुकावटें आएंगी, जो बाधा आएंगी, वो कर तोड़ करके अपने आप में एक निखार पैदा करना होगा। लकीर का फकीर नहीं बनना होगा भाई साहब, ये वो कर रहा है तो हम भी वो काम करेंगे, लकीर का फकीर ऐसे इसको बोला जाता है। क्योंकि साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है ना? तो प्रगतिशील आलोचना का विकास करना होगा तो हमको साहित्य की परंपरा लेना होगा। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। थोड़ा सा वर्ड इसमें टेढ़ा टेढ़ा है, लेकिन 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाखून बढ़ते नाखून द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या दिलाती है? जो नाखून बढ़ता है तो प्रकृति जो है मनुष्य को क्या याद दिलाती है? बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि मनुष्य को अब भी प्रकृति उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। मतलब अभी भी नेचर ये बोल रहा, अभी भी प्रकृति ये बोल रहा कि भाई अभी भी तुम इतने साल 2022 में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे हाथ का नाखून बढ़ रहा है। और ये निशानी है कि पहले जमाना में ये नाखून का लोग जो है ना अस्त्र में यूज करते थे, अपने हथियार के रूप में यूज करते, अभी भी याद दिलाती है। तुम वही लाख वर्ष के पहले नखधर या नख दंत
दंतावलंबी जीव हो जो पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करते और चरते रहते थे, है ना। पहले लोग क्या करते थे, नाखून से ही सारा हथियार करते थे, है ना, जिस तरह आज पशुओं में देखने को मिलता है। और बहुत लोग आजकल ऐसे भी दिखते हैं कि अपना हाथ में इतना लंबा चौड़ा नाखून बढ़ा लेते हैं। एक बुढ़ा था, आपने सुना होगा, देखा होगा वीडियो भी आपने शायद, उसका नाखून शायद 65 साल तक नाखून नहीं काटा था, पूरा लंबा लंबा नाखून हो गया था। सोचो इतना करने की क्या जरूरत है। लेकिन ये नाखून प्रकृति याद दिलाती है, भाई साहब तुम अभी भी वही हो लाख साल पहले वाले, जो पहले क्या करते थे, जीव पशु के साथ रहते थे, उसका मार करते थे, उसका साथ रहते थे, है ना। अगर कुछ होता था तो उसके साथ आप भिड़ते भी थे नाखून की सहायता से भी। जैसे आज जानवर क्या करता है, जानवर के लिए हथियार क्या आज है, नाखून है। मुंह तो सबके पास है ना, नाखून बड़ा हथियार जानवर के पास। शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी क्या मानते हैं, शिक्षा मतलब एजुकेशन का मतलब क्या है, हम लोग पढ़ते हैं उसका मतलब क्या, हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली आजकल की जो पढ़ाई होता है ना, उसके दिमाग में यही बसा रहता है, बस नौकरी लेना है भाई से, नौकरी लेना है। लेकिन गांधी जी क्या मानते हैं, रियल में एक्चुअल में पढ़ाई का मतलब क्या है। देखिए शिक्षा का अभिप्राय गांधी जी यही मानते थे कि बच्चे और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी आत्म गुणों को प्रकट किया जाए। मतलब ये मानते थे बच्चे और मनुष्य के शरीर बुद्धि और आत्मा के सभी उत्तम गुणों को प्रकट किया, चाहे शरीर बुद्धि का गुण हो चाहे आत्मा, मतलब उसका बुद्धि का जो गुण जो है प्रकट हो, लोग को देखे तो लगा अरे भाई इसमें कुछ क्वालिटी है ना। पढ़ना लिखना का न अंत है और न आदि है, मतलब कभी खत्म, पढ़ना लिखना जीवन भर चलते रहता है, जन्म लेने से मरने दम तक। अतः बच्चे की शिक्षा का प्रारंभ उसे कोई उपयोगी दस्तकारी सिखाए जाए और जिस क्षण से वह अपनी तालीम शुरू करे उसी क्षण उसे उत्पादन का काम करने योग्य बनाया जाए। मतलब गांधी जी बोलते हैं जो बच्चा पढ़ता है तो पढ़ाई ऐसा होना चाहिए कि जो कुछ उसके पास कुछ हुनर हो, कुछ करने का हुनर हो, ताकि पढ़ करके आगे बढ़े, अपना जीवन चलाए, घर बचाए और एक समझदार आदमी बने, समझदार नागरिक बने। तो उसको बच्चे में ही, जैसे कोई किसी बच्चे को मशीन से ज्यादा लगा है तो उसको मशीनरी टाइप का पढ़ाया जाए, ना कि हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसको मशीन से लगा तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री काहे को पढ़ा रहे हैं भाई, है ना। तो हम मशीन टाइप का पढ़ाएंगे, उसी टाइप का हम घुमा, जैसे आजकल ITI होता है जी, है ना, तो लोग उसमें जाते हैं। तो गांधी जी यही मानते थे कि जिसमें बच्चा योग्य उसी में उसको तालीम दिया जाए ताकि वो आगे जाके अच्छा जीवन जी सके। कवि को भारत में भारतीयता क्यों दिखानी पड़ती, कवि आज बोलता है कि भारत में जो लोग है वो भारतीय नहीं दिखा, इंडियन नहीं दिखाई पड़ता। क्यों कवि को भारत में भारतीयता इसलिए नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि अंग्रेजी राज प्रभाव से भारतीय जनता पूरी तरह से जकड़ चुकी है। मतलब कवि कहना चाहता है कि अंग्रेजों ने छोड़ के जो गया है तुम्हारे पास, वो तुमने इसको अपना लिया है। अंग्रेजों का टी-शर्ट देखो, अंग्रेजों का पहनावा देखो, आज भारत में जो लोग पहनते हैं वो सब अंग्रेजों का देन है। पहले धोती कुर्ता पहनते थे, है ना, अंग्रेज लोग टी-शर्ट जींस वगैरह पहने, टाई लगाते थे, अभी भी देखो लगाते हैं। यहाँ तक कि अभी भी अंग्रेज का एक चीज फॉलो होता है भारत में, वकील लोग, अभी भी वकील लोग काला काला कोट पहनते हैं, वो अंग्रेजों का देन है और अभी तक उसको यूज कर रहे हैं। टी-शर्ट पैंट तो यूज करते ही करते हैं। उसके साथ साथ अंग्रेजी भाषा चाहे कुछ भी हो सब जकड़े हुए हैं, सभी लोग विदेशी वस्तु पर आ गए हैं ना। देखिए चाइना है तो ये सब अपना भारतीय वस्तु पे कोई यूज करता है, नहीं करता है, ये भारत का है, क्या इसमें दम रहेगा। ये ठंड और ये ढंग और गति सब और दिखाई पड़ती, सब और दिखाई पड़ती। पूरा भारत में देखो तो यही सब दिखाई पड़ रहा है ना, विदेशी चाल, विदेशी खान पान, सब विदेशी हो गया। भारतीय कुछ दिखाने, अगर भारतीय देखना है तो चले जाओ ग्राम में, गांव में चले जाओ। वाणी कब विश्व बन जाता है, देखिए वाणी, गुरु नानक कहते हैं कि जब तुम बोलते हो ना, जो बोलते हो, जो मुंह से निकालते हो, कभी कभी वो विष के समान हो जाता है, कभी एक जहर के जैसा हो जाता है। क्यों भाई, देखिए निर्गुण भक्त गुरु नानक कहते हैं, कौन है, निर्गुण भक्ति धारक कवि, ये है गुरु नानक है। जिसने जीवन में राम नाम नहीं लिया उनका जीवन व्यर्थ है। कहते हैं गुरु नानक जिन्होंने अपने जीवन में राम नाम नहीं लिया, मतलब देखिए राम नाम का मतलब ये हुआ भाई साहब, ये सभी के बारे में बोल रहे, क्योंकि गुरु नानक अपने धर्म के बारे में बता रहे हैं, इनका धर्म तो सिख है, लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बता रहे कि राम नाम नहीं लिया। यहाँ पे राम नाम का मतलब हुआ कि जो भी धर्म के लोग हैं अपने गॉड का नाम नहीं लिया, अपने भगवान का नाम नहीं लिया, उसका जीवन व्यर्थ है। इसका मेन रूप ये बोला जाता है। फिर बोलता है राम नाम के बिना जो जीवन जी रहा है वही वह विष के समान है। अब इसके बिना मतलब बोले तो नास्तिक, राम नाम के बिना मतलब नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता उसको नास्तिक बोलते हैं। तो जो नास्तिक लोग समझो उसका क्या है, वह विष के समान है। तो वैसा व्यक्ति विष खाता है और विष ही बोलता है। देखिएगा जिसको भगवान पे भरोसा नहीं होता है उल्टा पुल्टा बोलेगा, जहर ही घोलेगा, है ना। देखो एक आस्था होता है ना, धर्म में एक आस्था होता है, लोग को डर रहता है भाई मैं झूठ बोलूंगा तो भाई मेरा भगवान हमको देख रहा है,
हाँ, मरने के बाद हमको सजा मिलेगा, इसका गलत ये पाप मिलेगा हमको मरने के बाद। तो एक डर होता है ताकि लोग गलत काम नहीं करते, लोगों के साथ भलाई करते। क्यों भलाई? आज लोग एक दूसरे को भलाई क्यों करना चाहते हैं? करते हैं भलाई बहुत लोग क्योंकि जानते हैं यार हमको इसका पुण्य मिलने वाला है, तो उसके दिल में कहीं ना कहीं राम नाम है, कहीं उसके दिल में भगवान है, खुदा है उसके दिल में, है ना, वो मान रहा है। लेकिन जो नास्तिक है उसको क्या है, यार हम कौन है ये, नहीं ये भगवान मानवे नहीं करते हैं। जाकर चोरी कर लिया, जाकर के लूट लिया, जाके झूठ बोल दिया, है ना, चुगली कर लिया, किसी का अपमान कर दिया। तो ये सब अगर वो सब लोग जो होते हैं जो भगवान को नहीं मानते, वही लोग जो है विष के समान बोलते हैं, और उसका बोलना एक जहर के बराबर है। समझ में आया? तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। कवि कहां अपने आंसू को पहुंचाना चाहता है? लास्ट सवाल है। रीति मुक्त धारा कौन है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, रीति मुक्त धारा कवि घनानंद है। अपने आंसू को बादल के द्वारा अपने पीड़ा को पीड़ा को बताने हेतु सुजान के आंगन में वर्षा कराना चाहता है। सुजान आपको है ना, घनानंद के बारे में बता रहा, तो सुजान के आंगन में वर्षा कराना चाहता है ताकि सुजान को यह आभास हो सके कि मेरी दशा उसके प्रेम में किस प्रकार व्याकुल है। तो घनानंद को प्रेम था सुजान से, इसलिए वो अपना कवि लिखता है, मतलब एक शायरी लिखता है कि बादल ये भी चाहता है कि इतना बादल रोए कि सुजान के आंगन में चल जाए, सुजान, ताकि सुजान को एहसास हो जाए कि मेरी दशा उसके प्रेम में किस प्रकार व्याकुल है, बिजी है, मस्त है, व्याकुल मतलब उसमें लीन है, उसे मेरी तनिक भी पीड़ा का एहसास नहीं है। अतः घन के द्वारा कवि अपनी पीड़ा को बोध कराने के लिए बाध्य करता है। ठीक है ना? तो ये इंपॉर्टेंट सवाल था आपके लिए, इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से कितना सवाल याद था मुझे बताइएगा, है ना, जरूर बताइएगा, ओके, कमेंट करके। तो वीडियो क्लास करते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।